प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं किस चैप्टर की? सेंट ऑफ द गटर्स की। इसमें हमने मदर टेरेसा के बारे में अभी तक पढ़ा कि उनकी जो पैदाइश है वो कहाँ पे हुई, फिर उनको आगे जाके एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा जो कि इनके फादर की डेथ हुई, जिसकी वजह से इनको फिर कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च में रहना पड़ा, उनके ट्रेडिशन में रहना पड़ा। इनका जो मज़हबी जो बैकग्राउंड था वो उसका असर जो है इन पर बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से ये हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और ये हमेशा चाहती थी कि मैं गरीबों की और बीमारों की मदद करूं, क्योंकि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो खुदा भी साथ देता है। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनको एक दिन लगा कि कोई मुझे अंदर से आवाज़ दे रहा है, कह रहा है कि अपना गर्व छोड़ो, अपना सब कुछ छोड़ो और खुदा के राह पे निकल जाओ और गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सेवा करो, खिदमत करो। अब इन्होंने कहाँ जाना तय किया? इन्होंने जाना तय किया इंडिया में। कहाँ पे? बंगाल में। लेकिन उससे पहले इनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेनी थी क्योंकि इनको अपनी जो अपनी लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज इनको लोगों से के साथ बात करनी थी। ये अपनी ज़ुबान में बात करते, लोग अपनी बंगाली में बात करते तो एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश सीखा, क्योंकि इंग्लिश जो है एक कॉमन लैंग्वेज थी उस टाइम की। तो इंग्लिश सीखा और बाकी लैंग्वेजेस को भी थोड़ा बहुत सीखा ताकि वो लोगों के साथ आराम से इंटरेक्ट कर सके। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एग्निस, यानी अभी तक इनको मदर टेरेसा नाम नहीं पड़ा था, अभी इनका नाम एग्निस था। Agnes arrived in Kolkata in 1929 and was sent by her order to Darjeeling in West Bengal to begin her novitiate, that is the period of study and prayer which every nun must undergo before she finally becomes a nun at the convent. कहते हैं ये एग्नेस जो है 1929 में कहाँ पहुँची? कोलकाता में पहुँची और इनको सीधे ही जो इनकी अपनी जो मिशनरी थी उनके थ्रू ही इनको कहाँ पे भेज दिया गया? दार्जिलिंग, जहाँ पे इनकी अपनी एक मिशनरी थी, एक कॉन्वेंट था जहाँ पे इनको सिखाया जाता था कि किस तरह एक नन को बिहेव करना चाहिए, रहना चाहिए, उसको उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम प्रेयर शी स्पेंड हर टाइम हियर इन लर्निंग हिंदी एंड बंगाली। अब देखिए यहाँ पे इसने सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो में इसने इंग्लिश सीखी और यहाँ पे दार्जिलिंग में जहाँ पे इसको नन की ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे इसने हिंदी और बंगाली सीखी, सो दैट ही कुड स्पीक टू द पीपल होम शी हैड कम टू सर्व। और मकसद यही था इन ज़ुबानों का सीखना कि जिन लोगों के साथ खिदमत करने के लिए वो आई है, जिन लोगों की मदद करने के लिए वो आई है, उनको वो अपनी बात कह सके और उनकी बात वो समझ सके। Then she began to teach in schools run by the Sisters of Loreto, first at Darjeeling and then at Kolkata. तो इसने डायरेक्टली जो है ये कहीं आम लोगों के पास नहीं गई क्योंकि वो इसको जानता नहीं था। इसने सबसे पहले क्या काम स्टार्ट किया, उसी जो इनका कॉन्वेंट था यहाँ जो सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो इनका था आयरलैंड में, इंडिया में भी था इनका एक सिस्टर्स ऑफ लॉरेंटो दार्जिलिंग में। वहाँ पे इसने पहले नन की ट्रेनिंग खुद की और उसके बाद बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग करवाई और उसके बाद इसने कोलकाता में भी एक कॉन्वेंट में पढ़ाया। यही इनकी जो रिलीजियस ट्रेनिंग थी या रिलीजियस टीचिंग थी उसके बारे में। शी टुक हर फाइनल वॉज एज अ नन इन 1937 and assumed the name Teresa because that was the name of the patron saint of missionaries. और आखिरकार 1937 में इसने पूरी तरह से अपने आप को डिवोट किया, पूरी तरह से अपना हुलिया बदला और नाम पाया टेरेसा, क्योंकि टेरेसा जो नाम था वो इनकी जो मेन थी, जो बड़ी सेंट थी इनकी, जो बड़ी नन थी इनकी, उनका नाम टेरेसा था। इसलिए जो भी नाम होता था इनका
उसके साथ टेरेसा ज़रूर लगता था, तो इनका नाम पड़ गया टेरेसा। ठीक है। While teaching the Indian girl students from affluent backgrounds at St. Mary's School, सिस्टर टेरेसा, अभी तक इसको सिस्टर है क्योंकि ये छोटी थी, अभी इसको सब सारे क्या कहते थे, सिस्टर टेरेसा। ठीक है। As she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums. अब ये एक स्कूल में पढ़ाने लगी। उस स्कूल का नाम था सेंट मैरी स्कूल, कोलकाता में, और इसको वो सब किस नाम से बुलाते थे, सिस्टर टेरेसा के नाम से। वहाँ ये लड़कियों को पढ़ाती थी जो कि बहुत ही गरीब घरों से आती थी, बहुत गरीब घरों से आती थी, और उनकी हालत ये देख नहीं पाती थी, मगर फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती थी। वो जाके देखती थी इनकी हालत कैसी है और बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और वो कहाँ रहते थे, स्लम्स में रहते थे, झुग्गियों में रहते थे, गंदी जगहों पे रहते थे। The condition in which they existed were appallingly unhygienic. सबसे पहली बात, जहाँ पे वो रहते थे वो जगह इतनी गंदी होती थी, इतने गंदे माहौल में वो रहते थे। कोई सफाई नहीं, कोई कपड़े साफ़ नहीं, कोई खाना साफ़ नहीं। ये पहली जो इन लोगों को जो परेशानी पहली थी वो यही थी कि ये गंदगी जो है इनकी ये दूर नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके पास ऐसे कोई ज़रिया थे ही नहीं जिससे ये अपने आप को साफ रख सकें। द फिल्थ एंड स्टिंक वर nauseating and it was no wonder that they suffered from all kinds of diseases. कहते जो इनकी आगे पीछे जो इनको गंध थी, मैल थी, उसकी वजह वो इतनी नस्वेटिंग थी, यानी इतनी ज़्यादा बीमारी क्रिएट करने वाली थी, इतनी लोगों को बीमार करने वाली थी। एंड इट वाज नो वंडर दैट दे सफ़र फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, क्योंकि जो ये गंद थी या इनकी जो इनका जो माहौल वहाँ पे था, उसकी वजह से ऐसा कोई भी इंसान इनकी एरिया में नहीं था जिसको कोई ना कोई बीमारी ना हो। Sister Teresa could see that the hospitals and other civic amenities were stretched to the limit in this teeming metropolis. So she would sometimes carry the worst cases off the street herself, clean them up and look after them till they recovered or died. She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserves. और उसने ये भी देखा कि इन लोगों का अस्पताल में कोई इलाज नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे जो अमीर लोग थे या पैसे वाले थे उनको ही वहाँ पे जगह मिलती थी। जो ये बेचारे गरीब थे इनको वहाँ पे अंदर भी आने नहीं देते थे। और ये चीज़ उसको, मदर टेरेसा को बर्दाश्त नहीं ही हुई, और उसने इनमें से जो बेचारे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार थे, मरने वाले थे, उनको कम से कम अपने पास लिया और उनको सफाई की, साफ़ किया, नहलाया धुलाया, उनको दवाई की दी। और ये पता था इनको कि ये मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने पास लिया, ताकि ये चाहती थी जो ये इंसान मरे कम से कम इसको एक इज़्ज़त की मौत मिल जाए, ये कहीं रास्ते पे कुत्ते की तरह ना मरे, लोग इसको कुत्ते की तरह कहीं किसी डस्टबिन में ना फेंके या गाड़ी के नीचे ना आ जाए। इसने इन लोगों को इस चीज़ से बचाने की कोशिश की। One day in 1946, when she was traveling in a train from Kolkata to Darjeeling, she again heard a voice like the one she had heard before, telling her that now she must leave the convent and help the poor by living with them. और एक दिन की बात है, 1946 में इसी तरह वो ट्रेन में चल रही थी, कोलकाता से दार्जिलिंग जा रही थी, और एकदम से इसको वैसी एक आवाज़ आई जैसी आवाज़ उसको पहले आई थी। और क्या कहा कि अब तुम्हें किसी कॉन्वेंट में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कहीं नन्स के साथ रहने की या अपने मिशनरी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ से बाहर निकलो और आम लोगों के बीच में जाओ, गरीब लोगों के बीच में जाओ और वहाँ जाकर उनकी मदद करो। She felt that it was an order which she could not disobey, and to quote her words, उसको लगा कि खुदा जो है उसको एक हुक्म दे रहा है कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। और उसने